तो डायनेस्टी और नेपोटिज्म दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है? नेपोटिज्म को अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना है तो इसको आप ऐसे समझिए कि इंडिया में पार्टिकुलरली स्टेट पार्टीज वो पूरे तरीके से दिखाई पड़ती हैं कि भाई भतीजावाद। क्या कारण आपको दिखाई पड़ता है कि इस तरीके की सुधार? जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिनको आप बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से लड़ के और अपना वजूद बनाई और अपना एक जगह बनाई, लेकिन वो भी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी अपने पार्टी को बना दिया। भाई भतीजावाद से क्या नुकसान है तुम्हारा? जो प्लेटफॉर्म आपके दादा परदादा के पॉलिटिकल फैमिली होने से जो आपको तुरंत मिलता है, उस प्लेटफॉर्म को अचीव करने में एक साधारण आदमी को कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। लेकिन अभी हम एक नया ट्रेंड भी देख रहे हैं उसका नुकसान की है। जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं ऑलरेडी, इनमें बड़ी टूट फूट होती है नेपोटिज्म की वजह से। परिवार के बीच सत्ता के लिए संघर्ष, ये भी कोई नया फेनोमेना या नया घटना नहीं। आप इसको हमारे एंशिएंट महाभारत से उठा के देखिए। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे डिबेट और डिस्कशन का, और बहुत पैराडॉक्स है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीगल एयर नहीं है, वो पार्टी ही खत्म हो गई। जैसे एग्जाम्पल, नेपोटिज्म का नुकसान संवैधानिक रूप में कैसे हम इसको देखेंगे? देयर शुड बी इलेक्टोरल फंडिंग टू द कैंडिडेट और द पॉलिटिकल पार्टीज। ये फंडिंग होना चाहिए। ये जो मूवमेंट से जो लीडर जो निकलते हैं वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करते हैं, और कोई भी आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो कभी कभी प्रशांत किशोर का ये बात सच लगता है। नेपोटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नेचुरल फेनोमेना है, ये होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के एक नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, यानी भाई भतीजावाद जो बहुत ज़्यादा भारतीय राजनीति में व्याप्त है। जब हम पार्टिकुलरली स्टेट पार्टीज़ को देखते हैं कि वहाँ पर कैसे पिताजी मुख्यमंत्री रहे या किसी बहुत बड़े नेता रहे, फिर उनके बेटे को टिकट मिल गया, वो नेता बन गए। ये जो नेपोटिज्म व्याप्त है हिंदुस्तान की राजनीति में, और अगर हम इस बात को और डिस्क्राइब करें तो शायद पूरे भारतीय समाज में जो नेपोटिज्म व्याप्त है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं संजय सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वो टीचर भी रहे हैं, इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल कमेंटेटर भी हैं। संजय सर, नेपोटिज्म पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस एपिसोड में। हम इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले दो शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं जो हम बार बार सुनते हैं टीवी में। एक तो हम लोग ये सुनते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, कि बहुत बड़ी डायनेस्टी है और पता नहीं क्या है, और दूसरा हम लोग सुनते हैं कि नेपोटिज्म है। तो ये डायनेस्टी और नेपोटिज्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जब हम बोलते हैं तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसा समझिए कि जैसे कोई देश का एक राष्ट्रपति है या प्राइम मिनिस्टर है, तो वो क्या करता है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में कि कोई दूसरा जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा या कोई देश का दूसरा राष्ट्रपति बनेगा तो उसी के फैमिली मेंबर के ही कोई बनेंगे। अच्छा। तो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो पावर पास ऑन होता है, जो पावर ट्रांसफर होता है, वो डायनेस्टिक में एक ही परिवार के लोग को के पास पावर आता है। वो प्राइम मिनिस्टर में रिटायर किया तो उसका बेटा बनेगा, वो रिटायर किया तो फिर उसका बेटा या बेटी बनेगा। तो ये डायनेस्टिक चलती है कि उस देश का सत्ता एक पर्टिकुलर फैमिली ही राज करेगा। डायनेस्टिक बोलिए या फिर इसको मोनार्की बोलिए। जैसे बहुत सारे गल्फ कंट्रीज हैं और खासकर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें बेसिकली मोनार्की का स्टेटस है। अगर जैसे सऊदी अरबिया का ही ले लिए तो उसके जो किंग हैं तो उसी के फैमिली के होंगे। तो उसी तरीके से यूएई है। तो डायनेस्टिक में ये है कि सत्ता स्थानांतरण जो होता है वो एक ही परिवार में सेंटर्ड होता है, उसी का बच्चा फिर उसका बच्चा ऐसे करके बनेगा। नेपोटिज्म में ये होता है बेसिकली कि जैसे डायनेस्टिक में है कि एक स्टेट का हेड है, उसका पावर पास ऑन होता है। नेपोटिज्म एक ब्रॉडर सेंस में आप बता सकते हैं। ब्रॉडर सेंस में जैसे क्या है, तो एक पार्टी है तो उसी के फैमिली मेंबर ही उस पार्टी को रूल करेंगे, ना कि देश को रूल करेंगे। डायनेस्टिक में पर्टिकुलर देश का रूलर उसी फैमिली का होगा। और नेपोटिज्म में है कि पर्टिकुलर जो पार्टी जो चलती है तो वो पार्टी चलाया जाएगा उसी के फैमिली मेंबर के द्वारा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी को ले सकते हैं? चूंकि यहाँ डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में
पूरी तरीके से डायनेस्टी इसलिए नहीं हो सकता है कि नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी जब डेथ हो गई तो तुरंत तो इंदिरा जी नहीं बनी, लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए, तो उनके डेथ के बाद फिर इंदिरा जी आई, फिर इंदिरा जी के बाद फिर मोरारजी देसाई आ गए। तो ये कंटिन्यूटी नहीं है, तो यहां हम इसको डायनेस्टी से नहीं जोड़ सकते। यहाँ नेपोटिज्म है कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा से कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है, तो आप इसको नेपोटिज्म बोल सकते हैं, ना कि डायनेस्टी बोल सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को आप बोल सकते हैं कि नेपोटिज्म है, जिसमें एक पर्टिकुलर फैमिली है वो हमेशा अपना कंट्रोल पार्टी में रखती है। तो ये जो राजनीतिक विचारकों में जो पॉलिटिकल पंडित अपने आप को कहते हैं, वो कई बार टर्म यूज करते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है कांग्रेस की और ऐसा कुछ है, तो आपको लगता है कि एक तरीके से क्या कहते हैं, इस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के बारे में? एक्चुअली भारतीय समाज की जो राजनीति है वो नेपोटिस्टिक राजनीति है, भाई भतीजावाद वाली राजनीति, शायद आप ये कहना चाहते हैं। अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हमें जानना चाहते हैं कि इंडिया में जो हम स्टेट पार्टीज को पार्टिकुलरली देखते हैं, जो नॉर्थ से लेकर के कश्मीर से, वहां पर अब्दुल्ला फैमिली है और वो फैमिली आप जानते हैं, और साउथ तक करुणानिधि उनके बेटे रहे राजनीति में, जो इंडिया में पार्टिकुलरली स्टेट पार्टीज हैं वो पूरे तरीके से दिखाई पड़ती हैं कि भाई भतीजावाद पे चलती है। क्या कारण आपको दिखाई पड़ता है कि इस तरीके की स्थिति भारतीय समाज में, खासतौर से राजनीति? देखिए, अगर नेपोटिज्म को अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना है तो इसको आप ऐसे समझिए कि नेपोटिज्म का बढ़ावा हम मानते हैं कि पंडित नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही स्टार्ट हुआ। अच्छा। चूँकि जैसा कि महात्मा गांधी कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे और उनके 4 बेटे थे, लेकिन कोई बेटा तो कांग्रेस पार्टी को लीड नहीं किया, तो वहाँ तो नेपोटिज्म था नहीं। हाँ, मोतीलाल नेहरू जी थे जो चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ये उनकी इच्छा थी। तो आप बोल सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में अगर नेपोटिज्म का पहला अगर कोई नींव रखे हैं तो वो मोतीलाल नेहरू जी रखे, जो कि ऐसा उनका एम्बिशन था कि हमारा पुत्र भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, और उनका रसूख का, मोतीलाल नेहरू जी का जो एक अपना उनका एक प्रॉपर प्रभाव और पंडित नेहरू जी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत मदद किया उनको कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा लीडर बनने में। तो फिर आप बोल सकते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ऐसे तो इंदिरा जी डायरेक्ट मिनिस्ट्री में कभी शामिल नहीं हुई, लेकिन हाँ वो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही पंडित जी के समय में 1959 में, तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। तो ऑब्वियस है कि इंदिरा जी अगर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनती है तो उसमें पंडित नेहरू जी का भी प्रभाव रहा है। और जैसा कि इंदिरा जी पंडित नेहरू जी को हमेशा असिस्ट भी करती थी उनके प्राइम मिनिस्टर काल में। तो उसके बाद फिर इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो संजय जी का दखल हुआ, संजय गांधी जी का। उनके डेथ के बाद फिर राजीव जी हालांकि बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो भी राजनीति में आए तो उनको भी उनका फ़ायदा मिला। फिर राजीव जी के बाद चूंकि पत्नी थी सोनिया जी, उनको फ़ायदा मिला, फिर अभी राहुल जी और प्रियंका जी। तो आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नेपोटिज्म को बढ़ावा भी दिया और कांग्रेस पार्टी के फैमिली मेंबर इससे लाभान्वित हुए, फायदा हुआ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू देखिए, जैसा आपने बहुत रीजनल पार्टी का एग्जाम्पल लिया अलग अलग स्टेट में, तो नेपोटिज्म आप एक तरह से देखिएगा तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के जरिए बढ़ावा मिला, लेकिन जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी इंडिया में और वो जेपी मूवमेंट के चलते बनी, और जितने जेपी मूवमेंट के ये बड़े बड़े लीडर थे ये क्या कर रहे हैं, क्या ये नेपोटिज्म नहीं बढ़ा रहे हैं? लालू यादव जी बिहार में क्या कर रहे हैं, कौन है उनका उत्तराधिकारी? अपने आप को सोशलिस्ट लीडर मानते थे, लेकिन गद्दी किसको दिए, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी किसको बनाए? क्या वो सही में सोशलिज्म फॉलो किए अपने लाइफ में? नहीं फॉलो किए। अब उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी, उनके बाद कौन आया? और भी जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी उस समय के जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, रामविलास पासवान जी है, उनके बाद कौन आया? अच्छा, आप जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिनको आप बोलते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से लड़ के और अपना वजूद बनाई और अपना एक जगह बनाई, लेकिन वो भी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी अपने पार्टी को बना दिया, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो आपका इधर समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, अब्दुल्ला फैमिली हो, और इधर अब कंटेम्प्रेरी हम देखते हैं कि ममता बनर्जी भी अपने भतीजों को ला रही हैं, मायावती भी अपने भतीजे को ला रही हैं। तो उनको दिखाई पड़ता है कि इंडियन राजनीति में अगर उनकी खुद की कोई संतान ना हो, शादी ना किया हो, तो कहीं ना कहीं से ढूंढ लाते हैं, कोई अपना रिश्तेदार ढूंढ लाते हैं और उन्हीं को बनाएंगे।
तो ये हम एक पैटर्न आपने बड़ा अच्छा कहा जिसको हम ऑब्जर्व करें जरा और डीपली, तो हमें देखते हैं कि एक टाइम पर कांग्रेस के भीतर तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमें दिखाई देती कि इनके बेटे बेटी बन रहे थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था। यही लोग मुख्यमंत्री बनाते थे, तो जब ये मुख्यमंत्री बनाते थे तो वहाँ नेपोटिज्म नहीं था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से सत्ता ब्रेक हुआ और रीजनल पार्टीज बनना शुरू हुई, पोस्ट मंडल जिसे कहते हैं, तो एक जातियों पर आधारित पार्टियां और नई नई पार्टियां हिंदुस्तान में प्रोलिफरेट हुई, तब बहुत सारी पार्टियां बनी। और ये पार्टीज भी फिर बाद में पता चला कि कांग्रेस का ही मॉडल फॉलो कर करके अपना एक पूरा बनाती है। आपका ऑब्जर्वेशन कैसे इस तरीके को देखता है, इस पूरे पैटर्न को? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला चीज ये है कि क्या ये जो नेपोटिज्म है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे लागू होती है और कांग्रेस पार्टी की देन है, या फिर ये एक नेचुरल फेनोमेना है? अब नेचुरल फेनोमेना इसको ऐसे बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो उसका पहला स्लोगन था द पार्टी विद डिफरेंस। अब चूंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी स्टेब्लिश हुई और 1980 में स्टेब्लिश होने के बाद इनके कई लीडर्स आए जो ऑब्वियस है नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, चाहे वो अटल जी हो, एडवाणी जी हो, सुषमा जी हो, हाँ, उमा भारती जी हो, बहुत सारे लीडर आए। अब चूंकि 1980 में गठित ये पार्टी हुई और आज हो गया ऑलमोस्ट, कम से कम आप मान के चलिए तो 40 से 42 साल हो चुका है। अब चूंकि जो लीडर वहां बड़े लीडर बने, अब उनके बच्चे भी हैं, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस है, क्या उनके बच्चे नहीं आ रहे हैं राजनीति में? बिल्कुल। आप देखिए, इसमें भी एग्जाम्पल है। अनुराग ठाकुर जी के पिता चीफ मिनिस्टर थे, धूमल जी। सुषमा जी की बेटी आ ही गई, बांसुरी स्वराज। राजनाथ जी के बेटे हैं ही पॉलिटिक्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे ये कांग्रेस पार्टी से अलग है? तो इसमें एक आर्गुमेंट देते हैं अमित शाह जी का था कि हमारा नेपोटिज्म कांग्रेस पार्टी से कैसे डिफरेंट है। तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी को जो चलाएगा वो गांधी फैमिली से ही होना चाहिए, या उसका जो सर्वोच्च पद पे है वो गांधी फैमिली से ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो चाहे वो शुरू में इंदिरा जी थी, फिर बाद में राजीव जी थे, फिर सोनिया जी थे, अभी राहुल जी। उनका कहना है कि पार्टी का हेड जो है वो किसी के लिए सुरक्षित नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट आता है। एक आर्गुमेंट ये है, हमारे यहाँ बीजेपी का जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट होगा वो नेपोटिज्म के प्रभाव से मुक्त होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, एक कार्यकर्ता भी बन सकता है। तो ये अमित शाह जी का आर्गुमेंट था नेपोटिज्म के अगेंस्ट में, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में। अब कांग्रेस पार्टी ने देखिए क्या किया, जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नेपोटिज्म से आया नहीं है, खड़गे जी। उनका तो उन्होंने प्रॉपर चुनाव करवा दिया, जिसमें दो कैंडिडेट थे, शशि थरूर जी एक तरफ से लड़े, दूसरी तरफ से खड़गे लड़े। तो अब जो अमित शाह जी का ये जो एलिगेशन था कि राष्ट्र का जो हेड है वो फैमिली मेंबर से ही होना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी में होता है। और जैसा कि सबसे लंबे लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट सोनिया जी रही 18 से 19 साल कांग्रेस पार्टी की, तो इन्होंने ये भी झुठला दिया। बोला कि नहीं, देखिए, एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका कोई नेपोटिज्म से ताल्लुक नहीं है, उन खड़गे जी को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। बिल्कुल। तो नेपोटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नेचुरल फेनोमेना है, ये होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। भारतीय राजनीति में हर आदमी अपने बेटों और भतीजों को बढ़ाना चाहता है। इसमें हम अगर नेपोटिज्म की इस बहस में थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ें, तो जो बिल्कुल सामान्य दर्शक हैं हमारे, अगर वो ये समझना चाहे कि नेपोटिज्म इस तरीके से होता है, भाई भतीजावत बढ़ते हैं, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है नेपोटिज्म से, या भाई भतीजावत से क्या नुकसान है समाज में, अगर आप ये बता सकें हमारे दर्शकों को सिंपल भाषा में तो बड़े। देखिए, नेपोटिज्म का नुकसान तो है ही, उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो जो है वो साधारण व्यक्ति को नहीं मिल पाता है सही समय पे। अगर कोई व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल फैमिली से है, बैकग्राउंड से है, और उसको कल को एमपी बनना है, एमएलए बनना है या मिनिस्टर बनना है, तो उसका जो स्ट्रगल है वो बहुत लंबा होगा। नेपोटिज्म में अगर कोई सांसद का बेटा है, बड़ा नेता का बेटा है, तो वो जल्दी लीडर बन जाएगा। लेकिन कोई नॉर्मल फैमिली से आएगा तो कम से कम 15-20 साल, 25 साल तक का उसको स्ट्रगल करना पड़ता है उनके बराबरी में आने के लिए, उनको कम्पीट करने के लिए। उसका हम थोड़ा आपको एग्जाम्पल देते हैं। अभी जो पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज है, उसमें 95% लोग जो 30 साल से नीचे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर आप 30 साल के उम्र में बड़ा नेता बनना चाहते हैं या एमपी बनना चाहते हैं, तो 95%, मतलब आपका चांस ही नहीं है कि आप नॉन पॉलिटिकल फैमिली से और तुरंत देश के बड़े नेता बन जाए।
आपको फैमिली से आना ही पड़ेगा। इसीलिए ये रेशियो 95% है। देश के सारे युवा नेता जो हैं परिवार से ही आते हैं पॉलिटिकल। और 40 साल की उम्र में जो एमपी बनते हैं वो 65% आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल जो स्ट्रगल है वो आप 30 साल में आ ही नहीं सकते हैं, यहाँ पार्लियामेंट में आप बैठ ही नहीं सकते। जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है पहले, उनको बहुत स्ट्रगल फिर वो 40-50 साल में संभाल। तो ये तो एक सबसे बड़ा नुकसान है कि जो प्लेटफॉर्म आपके दादा परदादा के पॉलिटिकल फैमिली होने से जो आपको तुरंत मिलता है, उस प्लेटफॉर्म को अचीव करने में एक साधारण आदमी को कम से कम 15 से 20 साल लग जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है नेपोटिज्म का यहाँ पे। और नेपोटिज्म की बहस में हम अगर थोड़ा और आगे बढ़े, जैसे आपने नुकसान के बारे में बात की, ये तो हुआ कि जनता के क्या नुकसान है, क्योंकि संविधान की अपनी समझ ये है, जो संविधान बनाने वाले हिंदुस्तान के थे उनकी समझ ये थी कि हिंदुस्तान में कोई भी आदमी उठेगा, चुनाव लड़ेगा। उन्होंने तो पार्टियों तक की कल्पना नहीं की कि हिंदुस्तान में पार्टियां होंगी। संविधान में कहीं पार्टी का जिक्र नहीं, पॉलिटिकल पार्टी। वहां पर ये आया तो एक तरीके से संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। लेकिन अभी हम एक नया ट्रेंड भी देख रहे हैं उसका नुकसान की है। जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं ऑलरेडी स्टेट, इनमें बड़ी टूट फूट होती है नेपोटिज्म की वजह से। हम चाहे महाराष्ट्र में देख ले अजीत पवार का, या फिर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में। ये क्या ट्रेंड है अगर समझाना चाहें? देखिए, परिवार के बीच सत्ता के लिए संघर्ष, ये भी कोई नया फेनोमेना या नया घटना नहीं है। आप इसको हमारे एंशिएंट महाभारत से उठा के देखिए। जो लड़ाइयां हैं वो कजन भाई और बहनों के बीच में हमेशा से रहा है, खासकर कजन ब्रदर्स के, क्योंकि लड़कियां ज्यादा एम्बिशियस नहीं थी पहले, चांस भी नहीं मिलता था। चांस भी नहीं मिलता था। तो आप महाभारत में देखें तो दिक्कत क्या थी, धृतराष्ट्र अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था। उसका मानना यह था कि जब हम राजा हैं तो फिर मेरे बार मेरा पुत्र होना चाहिए। बिल्कुल। और उनको राजा एक विशेष परिस्थिति में बनाया गया था, ये चीज वो भूल गए। जबकि उनका राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था धृतराष्ट्र का प्रॉपर, क्योंकि राजा पांडु जो थे उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। तो फिर उनके जगह पे उनको बनाया गया कार्यकारी राजा, बनाया गया कार्यकारी राजा। और वो बोल समझ गए अपने आप को परमानेंट और बोले कि नहीं, दुर्योधन ही बनेगा। तो आप उस जमाने से देखिएगा तो ये जो सत्ता की लड़ाई है परिवारों के बीच, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। और उस समय से लेके कि कौन योग्य उत्तराधिकारी है राजा का, ये चुनाव करने में महाभारत के टाइम में जितना तकलीफ धृतराष्ट्र को था, उतनी ही तकलीफ आज शरद पवार को होता है, उससे पहले बाला साहब ठाकरे को हुआ, वही तकलीफ होता है। उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे बाद उत्तराधिकारी कौन है। जैसा बोला जाता है शिवसेना में, जैसा आपने चर्चा किया कि भाई राज ठाकरे वॉज द कॉम्पिटेंट कैंडिडेट, लेकिन पुत्र मोह था तो उद्धव ठाकरे को दे दिया। आज देखिए क्या हो गया महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी सीमित हो गए। राज ठाकरे भी कहीं नहीं रहे तो उद्धव ठाकरे भी कहीं। पवार फैमिली में भी हुआ, पवार फैमिली में भी सेम एग्जाम्पल होता है। बताते हैं कि जो ओरिजिनल जो उत्तराधिकारी थे वो अजीत पवार थे, उनके भी भतीजे ही थे। उनका देखिए क्या हुआ, उन्होंने पुत्री मोह में सुप्रिया सूले को दे दिया और सुप्रिया सूले चला नहीं पाई। और आप देखेंगे स्टेट असेंबली में उनका कहीं कोई चर्चा ही नहीं था। लोकसभा में तो चलिए था भी चर्चा कि सुप्रिया सूले एक सीट से लड़ रही थी तो वो जीत के भी आया, लेकिन स्टेट असेंबली में वो कहीं नहीं दिखी और अजीत पवार की भारी जीत हुई। तो ये जो सत्ता का संघर्ष है विद इन पॉलिटिकल फैमिली, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही। ये एंशिएंट से हमने इस बात को ऑब्जर्व तो किया, लेकिन ये है कि अब हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो ये दिक्कतें इसलिए हो रही क्योंकि फैमिली में ही पावर कंसंट्रेट हो गई है ना। एकदम। तो चूंकि राज्यों में जो पॉलिटिकल पावर ने अपने यहाँ पावर कंसंट्रेट कर लिया, तो अब पावर के लिए झगड़ा भी हो रहा है। तो ये एक तरीके से नहीं होना चाहिए, यही तो नेपोटिज्म का नुकसान हुआ, पावर कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए परिवार। तो शायद नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा ये नुकसान निकल के हम लोग के सामने आता है। अच्छा, एक चीज आपको हम और जोड़ना चाहेंगे, ये तो हमने बताया कि नेपोटिज्म के कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं और विद इन ए फैमिली संघर्ष है, लेकिन एक दूसरा एग्जांपल आप देखिए, और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे डिबेट और डिस्कशन का, और बहुत पैराडॉक्स है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीगल एयर नहीं है, वो पार्टी ही खत्म हो गई। जैसे एग्जाम्पल जयललिता के बाद उनके पार्टी का देखिए AIADMK कहाँ है पार्टी, गायब हो गई। कौन लीड करेगा उनको? इतना मुश्किल और मेहनत से बना हुआ पार्टी आज क्लियर कट कोई लीगल एयर नहीं है, या उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं था, या फिर जयललिता चूंकि उनके बच्चे नहीं है, वो शादी नहीं किए, तो देखिए वो पार्टी ही खत्म हो गई। अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि नेपोटिज्म ना होने से भी कितना बड़ा खतरा है देश को, खासकर पार्टी को खतरा है। उधर जाइए नीतीश कुमार, उनका एक बेटा है लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। अब बताइए JDU का क्या होगा उसके नीतीश जी के बाद। अगर मायावती जी का
भतीजा नहीं और ममता दीदी का भतीजा को छोड़ दिया जाए तो टीएमसी और बीएसपी का क्या हो गया, वो बताइए क्या होगा इनका। और ये घटना तो हम कांग्रेस पार्टियों में देखते हैं कि ये बार बार कांग्रेस पार्टी में दिक्कत आती है। आपने भी सुना होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ दे, अभी जो परिवार है उनका, नेहरू गांधी फैमिली छोड़ दे, तो वहां भी क्या हो सकता है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए। हाँ, उसका भी देखिए कारण है कि देखिए हिंदुस्तान जो है बेसिकली, वो हम ऐसा मानते हैं कि ये बेसिकली पर्सनालिटी कल्ट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक लीडर के इर्द गिर्द ही हमेशा से राजनीति जुड़ी रहती है। आप देखेंगे तो आज़ादी के समय महात्मा गांधी सबसे पॉपुलर लीडर थे, सबसे कैरिस्मेटिक लीडर थे, और पूरा कांग्रेस पार्टी उनके इर्द गिर्द घूमती थी। और वो बताते थे आज़ादी के समय कि भाई जो महात्मा गांधी जी ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, और अगर उसको कोई अपोज किया तो उसका सबसे पहले पॉलिटिकल कैरियर खत्म। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमेशा अपोज करते थे, तो पार्टी से उनको निष्कासित किया गया। उनको लगा कि अब यहाँ से कुछ देश आज़ादी में कुछ होगा नहीं, तो वो जापान, जर्मनी और इटली चले गए, वहाँ से सेना खड़ा किया और अपने हिसाब से आज़ादी जो है सो दिलाई देश को। तो आज़ादी के पहले महात्मा गांधी, आज़ादी के ठीक बाद पंडित नेहरू जी, पूरी तरीके से सेंटर था पूरा देश की राजनीति उनके ऊपर, बहुत बड़े कैरिस्मेटिक लीडर थे। उसके बाद फिर इंदिरा जी, फिर देश की राजनीति उनके ऊपर सेंटर हो गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो लंबे समय के बाद, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हुए आज मोदी जी का लोग एलिगेशन लगाते हैं कि ये जो है सो मोदी जी की ही सरकार है। मोदी जी और अमित शाह ही डिसीजन सारा लेते हैं, और मोदी जी वैसे ही पावर एक्सरसाइज करते हैं जो एक जमाने में इंदिरा जी करती थी, और एक जमाने में आप बोल सकते हैं कि नेहरू जी करते थे। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति विशेष ओरिएंटेड पॉलिटिक्स इंडिया में है, जिसको पर्सनालिटी कल्ट आप बोल सकते हैं ये, और उस हिसाब से एक कैरिस्मेटिक लीडर, उसके पीछे सारे फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में भी जहां कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी क्लियर कट नहीं होता है, वो पार्टी ही डूब जाती है, पार्टी खत्म होने का खतरा आ जाता है। अगर हम अभी हमने बात की संजय सर भारतीय कंटेक्स्ट में कि किस तरीके से नेपोटिज्म होता है, तो बड़ी बड़ी दिक्कत है, लेकिन इस लेंस को अगर हम थोड़ा बड़ा करें, आपका इंटरनेशनल राजनीति के बारे में भी बड़ी अच्छी समझ है, तो आपका पीएचडी भी उस सब्जेक्ट में है, तो हम इस लेंस को अगर थोड़ा बड़ा करें, वर्ल्ड लेवल पर इस लेंस को लेकर जाए, तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में या यूरोप में या अमेरिका में कहीं कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं जो इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है। अमेरिका तो आज 400-500 साल डेमोक्रेसी उसकी हो गई, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। ब्रिटेन में इतने टाइम से डेमोक्रेसी है, और यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का भाई भतीजावाद या शायद बहुत ही कम, शायद कोई ऐसा हो तो बन गया हो तो बन गया, वरना वहाँ दिखाई नहीं देता। लेकिन केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरा साउथ एशिया उठा लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, जरदारी फैमिली, भुट्टो फैमिली, बांग्लादेश चले जाइए, शेख हसीना, इंडोनेशिया चले जाइए, सुकर्णो की बेटी बनी थी बाद में, तो हमें देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज तो अपना बचा ले गए, उन्होंने अपनी राजनीति को बनाया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमें नेपोटिज्म लगभग हर जगह दिखाई देता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऑब्वियस है कि ये जो नेपोटिज्म है और डायनेस्टी है, वो सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ए प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। और ऐसा हम मानते हैं कि ऑन एन एवरेज हर 5 में से 3 कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म और डायनेस्टी से ग्रसित है। तो जैसा आपने एग्जांपल दिया पाकिस्तान, तो वही बेनजीर भुट्टो और भुट्टो फैमिली है, वही राज कर रही है। उसके बाद ठीक है नवाज शरीफ आए भी, लेकिन गद्दी किसको मिला? नवाज शरीफ के भाई को मिला। नवाज शरीफ की बेटी उसके बाद बहुत योग्य है, वो भी एक शायद सीएम वीएम भी है कोई पाकिस्तान की कोई स्टेट की, तो वहाँ भी नेपोटिज्म है। बांग्लादेश आइए तो खालिदा जिया और शेख हसीना, ये भी नेपोटिज्म है। तो उस तरीके से आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखेंगे तो अलग तरह का नेपोटिज्म आपको मिलेगा। जैसे यूएस में है, यूएस में अगर बिल क्लिंटन रहे प्रेसिडेंट, तो फिर उनकी वाइफ भी बन गई प्रेसिडेंट की कैंडिडेट, तो ये भी नेपोटिज्म है, हिलरी क्लिंटन। उसके बाद जॉर्ज बुश सीनियर थे, जॉर्ज बुश जूनियर थे, वहाँ भी नेपोटिज्म है। कनाडा में आइएगा तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है अभी जस्टिन ट्रूडो, उसके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे। यूके का बात करें इंग्लैंड में, तो वहाँ नेपोटिज्म उन्होंने डायनेस्टी और नेपोटिज्म पूरी तरीके से किंग को दे दिया कि आपके ही नेपोटिज्म चलेगा, लेकिन वहाँ एलिटिज्म चलता है। एलिटिज्म क्या है यूके में कि बीते आप 30-40 वर्ष से जितने भी प्राइम मिनिस्टर सब ऑक्सफोर्ड से ही निकले। अच्छा, ऑक्सफोर्ड से निकलते हैं वो, तो उनका नेपोटिज्म नहीं है और डायनेस्टी नहीं, लेकिन एलिटिज्म है। लेकिन डायनेस्टी तो यूके में है भाई। आप पहली बार मैग्ना कार्टा लाने वाला कंट्री यूके,
रूल ऑफ लॉ लाने वाला कंट्री यूके, लेकिन आप आज तक राजशाही को क्यों ढो रहे हैं भाई? सबसे पहले जरूरत क्या है? पार्लियामेंट्री सुपरमेसी डिसलॉ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, लेकिन आप फिर भी राजा और महाराजा को एक सिंबॉलिक रूप में रखे हुए, उसकी जरूरत क्या है? कहीं ना कहीं उनको लगता है इन्फीरियरिटी। ऐसा आप यूके का इतिहास पढ़ेंगे, इंग्लैंड का, तो इनको राजा का बहुत जरूरत होता है देश को इस्टेब्लिश करने और शासन को चलाने में। ये तो दूसरे दूसरे जगह से राजा लेके लाते थे। आप देखेंगे जर्मनी, पुरेशिया, फ्रेंच, अलग अलग जब ये इंपोर्ट करके लाते, हाँ इंपोर्ट करके राजा लाते थे कि हमारा राजा नहीं है तो वहां से राजा लेके आएंगे, इनको बिठाएंगे, फिर हम अपना शासन चलाएंगे। तो ये यूके का एक ऑब्सेशन है मोनार्की के प्रति। ये इनको लगता है कि बिना किंग के हम काम नहीं कर सकते। हाँ, शायद संजय सर जब हम इंटरनेशनल घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं तो शायद ऐसा भी है इसमें कि शायद अलग अलग जो जनता है, अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में बने हुए हैं। तो डेमोक्रेसी को कैसे चलाया जाए, ये वहाँ की जनता का अलग अलग टाइप का अनुभव है। कहीं पर जनता बहुत मैच्योर हो गई तो कम आते हैं। साउथ एशिया और इन सब कंट्रीज में भी नए नए डेमोक्रेसी बने हैं। इसके पहले तो राजशाही ही रही है। तो इन लोग का थोड़ा कम अनुभव है डेमोक्रेसी का, तो अभी भी कहीं ना कहीं उस करिस्मेटिक पॉलिटिक्स में वो लोग जाते हैं। शायद इस घटना को इस तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन हम दोबारा इंटरनेशनल से नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे, और केवल पॉलिटिक्स में ही नहीं, इंडिया में भी हम इस लेंस को बड़ा करेंगे भारत। और हम ये देखेंगे कि ये जो नेपोटिज्म की बहस है, ये तो हम लोग राजनीति में बहस कर रहे हैं, लेकिन नेपोटिज्म की बहस कुछ दिन में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत आई, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत आया, उसकी बहस वहां पे बहुत ज्यादा हुई। तो हम फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं, क्रिकेटर्स में देखते हैं कि वो भी अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, भले वो ना खेल पाता हो। कई एग्जाम्पल हैं, हम जानते हैं। और यही नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाइए तो स्पिरिचुअलिटी में हम देखते हैं कि बाबा लोग हैं। एक तो ये निरंकारी बाबा, उनकी बेटी बाद में बनी, तो ये लोग भी अपनी सत्ता अपने बच्चों को ही सौंप के जाते हैं। जबकि स्पिरिचुअलिटी तो अनुभव की बात है, भला अनुभव कैसे अपने बच्चों को दिया जाता है। चलिए पॉलिटिक्स तो फिर भी ऐसे, तो ये तो पूरे समाज में व्याप्त एक समस्या में दिखाई देती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि नेपोटिज्म कहीं ना कहीं एक नेचुरल फेनोमेना है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में है। जैसे आप क्रिकेट का एग्जांपल देते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि क्रिकेट एकमात्र एक ऐसा फील्ड है इस देश में जहाँ आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इतना बड़ा महान क्रिकेटर का बेटा ये भी इतना बड़ा महान क्रिकेटर बना। बिल्कुल। राजनीति में हमारे पास एग्जाम्पल है कि नेहरू जी के बाद जैसा नाम नेहरू जी का एज ए प्राइम मिनिस्टर था, इंदिरा जी का भी वैसा ही नाम है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और वो भी बहुत सशक्त लेडी थी। तो राजनीति में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे नेपोटिज्म के अच्छे एग्जाम्पल जो सक्सेसफुल रहे, उनके बच्चे। बिजनेस में भी मिल जाएंगे कि भाई धीरू भाई अंबानी थे तो उनके बेटे मुकेश अंबानी भी बड़े बिजनेसमैन हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी मिल जाएंगे कि भाई सुनील दत्त है तो उनके बेटे संजय दत्त है। कपूर फैमिली पूरे मिल जाएंगे। एक क्रिकेट ही ऐसा फील्ड है जो इतना कॉम्पिटिटिव है और इसमें रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा टैलेंट का है कि अभी तक जब से इंडिया क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है तो ये नहीं बोल सकता है कि भाई गवास्कर का बेटा भी गवास्कर जैसा बना या तेंदुलकर का बेटा भी तेंदुलकर जैसा बनेगा। क्रिकेट में भी नेपोटिज्म रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर बाप रणजी का खिलाड़ी रहा है तो बेटा नेशनल प्लेयर बन गया बड़ा, या बेटा नेशनल का बहुत बड़ा प्लेयर है तो बेटा फिर रणजी तक ही रहा, वो आगे नहीं बढ़ पाया, या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में ही पॉपुलर हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट में पॉपुलर नहीं हुआ। तो एक क्रिकेट को छोड़ दीजिए जहां नेपोटिज्म के कोई अच्छे एग्जाम्पल नहीं है, बाकी जितने भी फील्ड हैं, आप जुडिशरी ले लीजिए। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी कुछ समय पहले थे, चंद्रचूड़ जी, उनके फादर YB चंद्रचूड़ भी CGI थे, दोनों अच्छे काम किए। लॉयर में देख लीजिए, एक से एक लॉयर है जिनके फादर भी बड़े लॉयर थे, बेटे भी बड़े लॉयर हैं। तो नेपोटिज्म हम ऐसा मानते हैं कि ये बहुत नेचुरल फेनोमेना है, और इसका एक एग्जाम्पल आपको हम देंगे। जैसे राहुल गांधी जी से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई ये जो नेपोटिज्म है, ये जो कांग्रेस पार्टी में, और आपको जितना बेनिफिट मिला है, और जो लोग इतना प्रिविलेज नहीं थे और जो जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। हाँ। और जो नए लोग हैं वो राजनीति में कैसे आए। तो राहुल जी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको समझ में आया कि आई हैव नॉट चूजन टू बी बॉर्न इन ए पर्टिकुलर फैमिली। भाई बर्थ तो हमारा अधिकार, हमारे बस में नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, हम किस फैमिली में जन्म लेंगे ये बच्चा तो डिसाइड करता नहीं है। तो आप राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट सुनेंगे कि भाई हमने तो चूज नहीं किया था हमको इस फैमिली में जन्म लेना है,
जब जन्म हमारे अधिकार में नहीं है तो ये एलिगेशन अगर नेपोटिज्म का लगता है तो ये तो बेबुनियाद है। बेबुनियाद है। हाँ, हमें मिला है, हम प्रिविलेज्ड हैं, वो मानते हैं इस बात को, और ठीक है, हमारी पॉलिटिकल फैमिली में जन्म हुई है, हमको उसका प्रिविलेज मिला है, तो हम उसको नए लोगों के लिए ओपन करें। तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी में आए तो इंटरनल इलेक्शन एनएसयूआई में हो, यूथ कांग्रेस में, और जो कि धीरे धीरे फिर कांग्रेस पार्टी में इंटरनल इलेक्शन हुआ और खड़गे जी बने, तो उन्होंने अपने तरीके से उसको एक फॉर्मेट बनाया। अब वो कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना इफेक्टिव है, वो बात का डिबेट का विषय है, लेकिन उन्होंने कोशिश किया कि जो नॉन पॉलिटिकल फैमिली के बच्चे हैं अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस के शीर्ष पद, अभी तो शीर्ष पद चूंकि सत्ता में है नहीं पार्टी, तो प्राइम मिनिस्टर तो बनेंगे नहीं, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही बनेंगे, तो खड़गे जी को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया इंटरनल इलेक्शन के थ्रू। तो ये एक नेचुरल है इसमें, और ये हमेशा रहेगा, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और ये अध्यात्म वाली जो चर्चा होती है कि उसमें कैसे नेपोटिज्म पास हो सकता है, इसमें अनुभव की बात है, उस पर आपका क्या मत है कि भाई हम बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे, चलिए हम कहीं गए, मेडिटेशन किया, मुझे कुछ अनुभव ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरा डेथ हो गया, बच्चे को ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वो नेता बन गया, उसमें तो कोई तुक नहीं बनता, फिर भी हम देखते हैं बड़े बड़े बाबाओं के बच्चे बन जाते हैं, वो क्या? ये तो बेसिकली आपने एग्जाम्पल तो अच्छा बताया कि अध्यात्म में भी आजकल है ऐसा, और इस तरीके से चीजें, लेकिन आप देखेंगे तो अध्यात्म में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है सक्सेसफुल नेपोटिज्म का। है, दो चार इंसिडेंट हो सकते हैं, जैसा आसाराम बापू जी थे, तो उनके बेटे नारायण साईं, पता नहीं क्या नाम था, वो उनके उत्तराधिकारी माने जाते थे, ऐसे करके कुछ कुछ है, लेकिन आप कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं बता सकते कि ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर था तो इसका बेटा भी एक बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बना, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। उसका एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो हमारे यहाँ स्पिरिचुअल लीडर होते हैं वो पहले तो शादी ब्याह करते ही नहीं, तो उनके बच्चे नहीं है तो बनेगा कहाँ से, बनेगा, है ना। लेकिन अध्यात्म भी हमको लगता है एक ऐसा फील्ड है जिसमें ये नेपोटिज्म 10% ही हावी होगा, 90% केस में जनरली ये टैलेंट के बेसिस पे चल रहा है, जिनको रियल में रियलाइजेशन हुआ है और वो उसको, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम शायद स्पिरिचुअलिटी वाले फील्ड में ये ऑब्जर्व करके देखते हैं कि उसमें भी वही अप्लाई होता है जो आपने बताया पहले, कि एक तो जहाँ पर अध्यात्म अनुभव की तो बात है, लेकिन परंपरा में वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा संगठन का भी रूप लेता है। तो आदमी की तो डेथ हो गई, लेकिन हमें संगठन तो चलाना है, तो संगठन चलाने के लिए किस पे भरोसा करेंगे? किस पे भरोसा? तो अपने पुत्र पुत्रियों पर या भतीजे उन्हीं पर भरोसा करते हैं जिन्होंने शादी कर रखी है। जिन्होंने नहीं कर रखा है, या तो उनके मरने के बाद संगठन खत्म हो जाता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाती है। हम उसको रजनीश का देखते हैं, रजनीश के बाद इतना बड़ा कल्ट बना, खत्म हो गया। किस मूर्ति इतना बड़ा संगठन था, खत्म हो गया। तो जहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, खत्म हो जाते हैं। या तो जो गुरु सन्यासी होते हैं उनके शिष्य चलाते हैं, जो शादीशुदा होते हैं उनके बच्चे चलाते हैं। तो केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, वो संगठन भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है। और देखिए ये लिगेसी का वॉर यहाँ नहीं था। आप देखेंगे तो जब मोहम्मद साहब जब इस्लाम का जब गठन किए, तो सबसे बड़ा लड़ाई तो ये था कि मोहम्मद साहब के बाद बनेगा कौन उत्तराधिकारी, बिल्कुल, और जिसके चलते ये शिया और सुन्नी बने। तो एक था कि नहीं, मोहम्मद साहब के बाद हम उनके एक मीटिंग होगा और उस मीटिंग के दौरान सर्वसम्मति से चुनाव होगा कि ये उनको लीड करेंगे या ये बनेंगे। और दूसरा पक्ष था, वो बोलता था कि नहीं, इनके जो लीनेज में है वहां से व्यक्ति आके वो बनेगा। तो इसकी लड़ाई तो देखिए वहां भी था। बहुत सीधे हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल अनुभव केवल अनुभव तक सीमित है, तो फिर ठीक है, लेकिन अनुभव के बाद अगर वो संगठन का रूप लेगा तो फिर वहाँ लिगेसी भी होगी, लड़ाई भी होगी, ये सारी चीजें वहां पर होगी जो हम देखते हैं। ये जो नेपोटिज्म की बहस हम लोग कर रहे थे संजय सर, इसमें आगे चल करके हम देखते हैं किस किस तरीके से इसका नुकसान हुआ, नेपोटिज्म कैसे भारतीय समाज के कई सारे हिस्सों में व्याप्त है, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कैसे काम करता है। इसी नेपोटिज्म में अगर हम आगे चल करके बात करें तो हम ये समझना चाहते हैं कि नेपोटिज्म का नुकसान संवैधानिक रूप में कैसे हम इसको देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, क्या उनके भी दिमाग में कुछ इस तरीके की था, उन्हें कुछ अंदाजा था कि आगे जाकर के हिंदुस्तान में ऐसा हो जाएगा? उनका क्या विजन था? अगर आप देखेंगे तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो एक जो सबसे बड़ी जो खामी जो आज जो हम देख रहे हैं, जो नज़र जो आता है, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी ज़्यादा होंगे देश में, मल्टी पार्टी सिस्टम देश में होगा इतना वृहद स्तर पे, ये शायद उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इतने पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ेंगे इंडिया में।
क्योंकि उस समय एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही था जो बड़ी पार्टी थी, बाकी सब छोटे छोटे पार्टी थे, थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस था। दूसरा, एक हम नेपोटिज्म को ही बार बार कंटिन्यू रखना पड़ता है, या पब्लिक के पास भी वही ऑप्शन है कि ये एमपी का बेटा ही चुनाव लड़ेगा, ये एमएलए का बेटा या फिर मिनिस्टर का बेटा, और साधारण परिवार के लोग नहीं आ पाते हैं। उसका दूसरा एक सबसे बड़ा कारण हमें लगता है कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम कर रहे थे उनके दिमाग में भी नहीं आ पाया, वो ये है कि देयर शुड बी इलेक्टोरल फंडिंग टू द कैंडिडेट और द पॉलिटिकल पार्टीज। ये फंडिंग होना चाहिए। अभी क्या है कि कोई व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो आप देखते हैं कि आज चुनाव लड़ने का खर्च क्या है। अगर कोई एमपी का चुनाव लड़ना चाहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो आज उसका खर्च मिनिमम 10 से 15 करोड़ है, और कोई एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है तो 5 करोड़ है। अब ये साधारण परिवार का व्यक्ति कहाँ से इतना पैसा लाएगा चुनाव लड़ने के लिए? अच्छा, नेपोटिज्म इसमें और इसलिए बढ़ावा इसलिए मिलता है क्योंकि जो पॉलिटिकल फैमिली से आए हैं, पहला उनका नाम बना हुआ है, तो वो एक तो नाम से इलेक्शन जीतते हैं। दूसरा, उनके पास वो रिसोर्सेस हैं, उनको रिसोर्सेस बनाना नहीं है, वो या वो रिसोर्सेस कमाना नहीं है। तो ये एक जो इलेक्ट्रल फंडिंग जो नहीं मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को या फिर कैंडिडेट को जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा वजह है नेपोटिज्म को और बढ़ावा देने का। मनी, मसल और लेगेसी की पावर है, यही इसको चला रही है। अंतिम सवाल संजय सर, हम नेपोटिज्म पे आपसे करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति में नेपोटिज्म का फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर हम लोग चाहते हैं कि नेपोटिज्म जैसी चीजें हिंदुस्तान में खत्म हो या कमजोर हो, और जो एक आम आदमी हो, जो एक साधारण सा युवा हो, उसके मन में एस्पिरेशन हो, नेता बनना चाहते हैं, उसके लिए कैसे राहें आसान हो, सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? पहला एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, हिंदुस्तान के लोगों ने किया कि जेपी मूवमेंट के द्वारा नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बना और बहुत नॉन कांग्रेस लीडर बने, चाहे वो लालू जी हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान जी हो, मुलायम सिंह हो, यादव हो, या ऐसे बड़े बड़े निकले। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला कि ये जितने बड़े लीडर बने वो सब ने फैमिली प्राइवेट लिमिटेड जो है सो पॉलिटिकल पार्टी बना ली और अपने ही परिवार के लोगों को बढ़ाया। तो जैसा प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि ये जो मूवमेंट से जो लीडर जो निकलते हैं वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करते हैं, और कोई भी आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो कभी कभी प्रशांत किशोर का ये बात सच लगता है। एक तो जेपी मूवमेंट एक्सपेरिमेंट फ्लॉप रहा, क्योंकि उनके लीडर जो है, जो जेपी मूवमेंट जिन बातों के लिए मूवमेंट किए, क्रांति किए, वो सारे बातें भूल के वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी चला रहे हैं अपना। तो जेपी का सफल नहीं हुआ, जेपी जी का मूवमेंट असफल हो गया। दूसरा, एक अन्ना हजारे का मूवमेंट था। अन्ना हजारे का मूवमेंट का सबसे करप्ट लीडर बने केजरीवाल जी। वो केजरीवाल जी जो है सो उनका प्रोडक्ट है। तो मूवमेंट से कोई बड़ा लीडर बनेगा और वो अच्छा काम करेगा, ये दोनों एक्सपेरिमेंट फेल हो गया इंडिया। तीसरा एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो हमें लगता है कि हो सकता है अच्छा रिजल्ट देगा, वो प्रशांत किशोर जी है, जो बोलते हैं कि भाई मूवमेंट से कोई लीडर बनता है तो वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर पाता है। तो वो 2 एग्जाम्पल बताते हैं। प्रशांत किशोर जी जैसे लोग अगर पार्टी बनाते हैं, और जैसा प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में, जितने जोश खरोश से वो इलेक्शन लड़ने का तैयारी कर रहे हैं बिहार का जो 2025 में होगा, और जितना आत्मविश्वास से बढ़ के लोगों को जोड़ रहे हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि अगर प्रशांत किशोर जी जैसे अगर 100-150 लोग जो अपने अपने फील्ड के माहिर व्यक्ति हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड के हो, डॉक्टर फील्ड के हो, मेडिकल फील्ड के हो, अगर वो लोग भी राजनीति में आए और उस मंशा से आए कि हमें अच्छा करना है और देश का ग्रोथ के बारे में सोचना है, देश की राजनीति, देश की दिशा और दशा बदले, तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन एक प्रशांत किशोर से नहीं होगा, कम से कम 100-150 प्रशांत किशोर ऐसे होने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के पास एक अल्टरनेटिव विजन विजन है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो कितना सफल होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में अभी बोलना तो बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम कांग्रेस और बीजेपी से एक दूसरा विकल्प दे सकते हैं और अच्छा विकल्प दे सकते हैं, जो बहुत सारे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जो फैमिली मेंबर्स चला रहे हैं और पूरी तरीके से नेपोटिज्म फॉलो करते हैं, उनसे अलग कोई अगर हम रास्ता दे सकते हैं, और ऐसे विजनरी अगर 100 आदमी भी आ जाए इंडिया में, तो देश की परिस्थिति में बहुत बदलाव होगा, और जो हम नेपोटिज्म का जो रोना रोते हैं उससे भी हम मुक्ति मिलेगा, मुक्ति पा सकते हैं।
धन्यवाद संजय सर हमारे डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। तो आज की चर्चा यहीं तक। आज आपने देखा कि हिंदुस्तान में जो नेपोटिज्म की समस्या है, ये समस्या किस रूप में है, ये कहाँ कहाँ तक समस्या कैसे भारतीय समाज के हर अंग में फैली हुई है, और इस समस्या से अगर हम मुक्ति चाहते हैं, इससे अगर हम निपटारा चाहते हैं समस्या, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो या डिस्कशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।